मेरा नाम अनुश्री है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। पिताजी इतनी कमाई कर लेते थे कि हमारे घर का खर्च चल जाता था। हम तीनों भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारे खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंगाई भी बढ़ रही थी, जिससे पिताजी की कमाई अब हमारे खर्चों के लिए कम पड़ने लगी थी और हमारे घर में समस्याएं बढ़ने लगी थीं। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर में पैसों की तंगी की वजह से पिताजी चाहते थे कि हम पढ़ाई छोड़ दें और घर पर रहें। लेकिन मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी छोटी बहन, जिसका नाम सीमा था, इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अच्छे नंबर आते थे। वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। वह पढ़ाई इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि यह उसकी पढ़ाई की उम्र है और जब तक उसे कोई और काम नहीं मिलता, पढ़ाई करना ही बेहतर है। लेकिन घर की परेशानियां देखकर उसने सबसे पहले अपना कॉलेज जाना बंद कर दिया। इस पर मेरे माता पिता ने उसकी बहुत तारीफ की, यह कहते हुए कि उसे हमारे हालात का अच्छे से पता है, और उसने बिना किसी दबाव के पढ़ाई छोड़ दी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता ये बातें सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। मेरी छोटी बहन सीमा अपनी तारीफ पर बहुत खुश होती थी और मेरे सामने इतराती थी, जिस पर मैं मुंह बनाकर उसे चिढ़ा देती थी। सीमा ने पढ़ाई छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद स्कूल जाना बंद कर दिया और घर में रहते रहते वह बोर हो गई। उसने सोचा था कि पढ़ाई छोड़कर वह घर में मजे करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी उसे घर के कामों में लगाए रखती थीं, जिनसे वह बहुत घबराती थी। अब वह अक्सर मेरे सामने शिकायत करती थी कि वह घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई है। इस पर मैं उससे कहती थी, अब लो मजे, पढ़ाई छोड़ने का नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ा। हम दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत चिढ़ाती थीं, लेकिन इसके बावजूद हमारे बीच बहुत प्यार था। हमारा छोटा भाई भी मम्मी पापा के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत लाडला था। सीमा दिल की बहुत अच्छी थी। उसने पापा को परेशान देखकर जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब उसने देखा कि पापा की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, तो उसने इसका हल ढूंढना शुरू कर दिया। उसे और कोई काम नहीं आता था, इसलिए उसने किसी स्कूल में टीचर की नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। मैंने उससे कहा, पढ़ाई छोड़ने का क्या फायदा हुआ? तुम फिर से उसी रूटीन में आ जाओगी। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, दोपहर में थके हारे वापस आना। इस पर उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप सही कह रही हो। मुझे पढ़ाई के अलावा इन सब कामों की वजह से भी मुश्किल होती थी। लेकिन अब घर में खाली रहकर बोर हो गई हूँ और ऊपर से घर के काम भी पीछे नहीं छोड़ते। मुझे यह सब काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं पापा की मदद करना चाहती हूँ, ताकि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हल्की हो सकें। सीमा अपनी परेशानियों के बावजूद पापा की मदद करने के लिए नौकरी की तलाश में थी। जब उसे पता चला कि उसकी पढ़ाई देखने के बावजूद स्कूल ने उसे अच्छी सैलरी देने का ऑफर दिया है, तो वह बहुत खुश हुई। पहले तो मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, स्कूल वाले पागल हो गए हैं, जो बिना काबिलियत देखे इतनी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके खुश चेहरे को देखकर मैंने उसे मुबारकबाद दी। मम्मी पापा भी एक बार फिर सीमा से बहुत खुश हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। वह मुझसे कहती, देखो, मेरे घर में कितनी वैल्यू है, सब लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं, और मैं बस उसे आंखें दिखाकर रह जाती। सीमा, जो मुझे पहले गैर जिम्मेदार लगती थी, अब बहुत अच्छे से अपनी टीचर की नौकरी संभाल रही थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी सैलरी से घर के हालात पर भी अच्छा असर पड़ा था। वह बहुत खुश थी कि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाना आसान है। हर महीने की सैलरी पापा के हाथ में देकर वह गर्व महसूस करती थी और पापा का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि सीमा कुछ परेशान रहने लगी है। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा कि शायद वह थक जाती है, इसलिए ऐसी लग रही है। लेकिन कुछ दिन बाद भी जब उसकी परेशानी कम नहीं हुई, तो मैंने उससे इसका कारण पूछ लिया। पहले तो वह कुछ भी बताने से कतराती रही, लेकिन मेरे जोर देने पर उसने मुझे बताया कि उसके साथ काम करने वाले कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। वह उनकी मौजूदगी में बहुत असहज महसूस करती है, लेकिन वह खुद भी कंफ्यूज थी कि वास्तव में ऐसा कुछ है या फिर वह ज्यादा सोच रही है। मैंने उसे समझाया कि वह ज्यादा परेशान न हो। अगर उसे वहाँ काम करने में परेशानी हो रही है, तो वह यह नौकरी छोड़ सकती है और किसी दूसरे स्कूल में काम ढूंढ सकती है। मैंने उसे हर तरह से तसल्ली देने की कोशिश की और वह मान भी गई कि वह ऐसा ही करेगी।
लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही जो हुआ, उसने हमें गहरे दुख में डाल दिया। सीमा ने नौकरी छोड़ने से पहले मम्मी पापा से बात की, जिससे वे बहुत परेशान हो गए और उसे नौकरी छोड़ने की वजह पूछने लगे। लेकिन सीमा उन्हें वह सब कुछ नहीं बता पाई जो उसने मुझे बताया था। जब मेरी बहन ने मम्मी पापा से नौकरी छोड़ने की जिद की, तो उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा ही करो। वे उसकी खुशी में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे, जिससे मेरी बहन बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि वह जल्द ही इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में नौकरी ढूंढ लेगी, चाहे वहां सैलरी कम ही क्यों न हो, लेकिन वहां वह मुझसे थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता महसूस करेगी। हालांकि उसने अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी थी। इसी बीच पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वे घर में ही रहने लगे। अब घर का पूरा सहारा सिर्फ मेरी छोटी बहन पर था। उसने स्कूल छोड़ने का विचार छोड़ दिया और जल्दी जल्दी काम में जुट गई। लेकिन यही उसने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि उसके जीवन में जो हादसे होने वाले थे, उनका डर उसके दिल में पहले से ही था, और अंततः वे सब डरावने सपने सच हो गए। स्कूल में किसी ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वह लगभग पागल हो गई थी। जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन वह घर वापस नहीं लौटी। मैंने पापा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में वह आ जाएगी, शायद किसी काम में व्यस्त हो गई होगी। लेकिन जब मुझे लगा कि बहुत देर हो चुकी है, तो मैंने अपने छोटे भाई को साथ लिया और हम दोनों स्कूल की तरफ चल पड़े। मुझे मम्मी और पापा की लापरवाही पर भी हैरानी हो रही थी। जब हम स्कूल पहुंचे, तो वहां सिर्फ गेट पर एक गार्ड बैठा था, बाकी पूरा स्कूल खाली हो चुका था। गार्ड को मेरी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने गार्ड से स्कूल के अंदर जाने की इजाजत ली और अंदर जाकर पूरे स्कूल को छान मारा। अंत में मुझे एक कोने में वह सिसकती हुई मिल गई। उसकी हालत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जल्दी से उसे उसके पास पड़ी एक चादर से ढक दिया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने तुरंत पापा को फोन किया और उन्हें स्कूल आने को कहा, जिससे वे भी घबराकर जल्दी से स्कूल आ गए। हम लोग उसे जैसे तैसे करके अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचकर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी बहन अपने साथ हुए इस हादसे को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी और हम सभी घरवाले भी बहुत परेशान थे। हम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता गया, उनके बीच की बातें बढ़ने लगीं। मम्मी पापा भी बेटी की हालत देखकर बहुत गुमसुम रहने लगे थे। पापा ने खुद को ठीक होने के बावजूद भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वे कहीं जाकर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ मेरी बहन का इलाज भी चल रहा था, लेकिन वह हमेशा खुद को मारने की कोशिश करती रहती थी। उसे हर वक्त नींद में ही रखने की कोशिश की जाती थी। उसकी हालत देखकर खून के आंसू रोती थी। कुछ दिनों बाद जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो मैंने पापा को याद दिलाया, लेकिन पापा मुझसे नजरें चुराते हुए बोले कि अब वे उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ वह खुद ठीक हो जाएगी। मैंने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, मैं उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। पापा मुझ पर गुस्सा करने लगे, लेकिन मैं अपनी बहन को अस्पताल ले जाने की जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मम्मी भी मेरे साथ चलने लगीं और हम उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुलाकर कहा कि अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो, तो इसे कहीं दूर ले जाओ, जहां इस पर किसी की नजर न पड़े, वरना एक दिन यह मर जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई। हमने ज्यादा दिन अस्पताल में भी नहीं रुक सकते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले मम्मी ने कहा कि अब वे उसे इस हालत में घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी ने कहा कि वह थक चुकी है और अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भी यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने मम्मी की बात मान ली। हमने सोचा कि रात को सीमा को घर ले जाएंगे, और हमने वही किया। रात के अंधेरे में उसे घर ले आए, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पापा ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया और मेरी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। मुझे लगता था कि हमने जो झूठी खबर लोगों को दी है, वह एक दिन सच हो जाएगी। घर के माहौल से मुझे डर लगने लगा था। सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा था। मम्मी पापा भी मुझे पराये से लगने लगे थे। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और मुझे डर था कि कहीं मैं भी पागल न हो जाऊं।
घरवालों का व्यवहार मेरे साथ भी अजीब हो गया था और मैं अपनी परवरिश में बेचैनी सी महसूस करने लगी थी। मुझे अपने ही माँ बाप से डर लगने लगा था और ऐसा लगने लगा कि मैं भी किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाऊंगी। मुझे मम्मी पापा से बात करने का मन नहीं करता था क्योंकि मैं उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। घर में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। मम्मी मुझे सीमा के पास भी नहीं जाने देती थीं, बस यही कहती थीं कि कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मम्मी ही उसे खाना पीना देती थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन का इस दुनिया से कोई संबंध नहीं बचा था। इस बार मैंने किसी के कहे बिना ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब इस फैसले पर पछता रही थी क्योंकि घर में वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगने लगा था कि मैं अवसाद का शिकार हो रही हूँ। अपनी इस हालत से परेशान होकर मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर वे बहुत परेशान हो गए। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूंगी, लेकिन वे मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की, मगर वे सख्ती से मना कर चुके थे कि मुझे आगे पढ़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। इन हालातों पर मुझे गुस्सा और दुख होता रहा कि हम कितने मजबूर हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हम उस मुजरिम को नहीं पहचान पाए। उसे सजा दिलाना तो दूर की बात थी। जहां मेरी बहन पढ़ाती थी, उस स्कूल के स्टाफ ने भी ऐसी चुप्पी साध रखी थी जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मेरी बहन स्कूल क्यों नहीं आ रही है। उन्होंने उसकी कोई खबर लेने की कोशिश भी नहीं की थी। मैंने पापा से कहा कि हमें उस स्कूल और वहां के टीचर्स के खिलाफ केस करना चाहिए, लेकिन पापा ने गुस्से से मुझे डांटते हुए कहा कि चुप रहो और उनकी मुश्किलें और न बढ़ाओ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वे अब मेरी बहन से ही नहीं, बल्कि मुझसे भी नफरत करने लगे हैं। हालांकि सीमा के साथ हुए हादसे में उसकी कोई गलती नहीं थी। वह तो पहले ही बहुत तकलीफ झेल रही थी, लेकिन अब उसकी हालत और भी बुरी हो गई थी। कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मम्मी मेरा सिर दबाया करती थीं। मैं खुश थी कि उन्हें मेरी परवाह है और वे अब भी मुझसे प्यार करती है। मम्मी मेरे सिर और पैर दबाती थीं और मैं सुकून से सो जाती थी। लेकिन सुबह उठते ही वे मुझे एक गोली दे देतीं और कहतीं कि इसे खाने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। कई दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और मैं बस सोती ही रहती थी। मेरी तबीयत में कोई खास बीमारी नहीं थी, फिर भी मुझे थकान महसूस होती रहती थी। मन करता था कि बस लेटी रहूं और सोती रहूं। शायद हालात की वजह से ऐसा हो रहा था। मैं अपनी हालत से परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आता था। सारा दिन बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी। जब कुछ करने की कोशिश करती थी, तो मम्मी पापा मुझे रोक देते थे। कहते थे कि तुम आराम करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बीमार हो, इसलिए बस आराम करो। यह सब देख मेरा शक और गहराता जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, जो मेरी समझ से परे है। मुझे लगने लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने उस वक्त का इंतजार किया जब मम्मी पापा की नज़र मुझसे हटी। मैंने जैसे तैसे कुछ कैमरों का इंतजाम किया और एक कैमरा मम्मी पापा के कमरे में और एक अपने कमरे में छिपा दिया। उनका रवैया मुझे पहले से ही खटक रहा था। अब मुझे सच का इंतजार था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद वे क्या करते हैं। मुझे अपनी मम्मी पापा पर भरोसा नहीं रह गया था, लेकिन दिल में यह भी चाहती थी कि शायद मेरा शक गलत हो और सब कुछ सामान्य हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जो मेरे मम्मी पापा कर रहे थे, उनकी बातें भी। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरे अपने मम्मी पापा ने मेरी छोटी बहन को जहर देकर मार डाला था और मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। मैं बिल्कुल अनजान रही। वे मुझे भी इतना बेबस कर देना चाहते थे कि मैं भी बाहरी दुनिया से ताल्लुक तोड़ लूं। मुझे अपने मम्मी पापा से इस तरह के जुर्म की उम्मीद नहीं थी। आखिर उन्होंने अपनी बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। इस भरी दुनिया में मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। अपने ही घर में मैं खुद को पराया समझने लगी थी। अब मुझे अपनी जान का खतरा था, और वह भी किसी और से नहीं, बल्कि अपने सगे मम्मी पापा से। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मगर जब मुझे लगा कि इस तरह बंद रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में मम्मी पापा से सवाल जरूर करना चाहिए।
मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और अपने मम्मी पापा का सामना किया। उनसे सवाल पर सवाल किए। मुझे लगा था कि वे शर्मिंदा होंगे, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर मैंने रोते हुए उनसे इसकी वजह पूछी। गुस्से में उन्होंने जवाब दिया कि अपनी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसकी वजह से वे इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। इसीलिए उन्होंने उसे जहर देकर मार डाला। वैसे भी उसकी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। उन्हें मुझसे भी खतरा था कि कहीं मैं भी सीमा की तरह उन्हें मुश्किल में न डाल दूं, इसलिए वे दिन रात मुझे नशे की गोलियां देते थे ताकि मैं सोती रहूं और उनका काम खराब न करूं। उनका इरादा अपनी दोनों बेटियों को खत्म कर देने का था। वे बस अपने बेटे के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहते थे। इससे पहले कि वे अपने मंसूबे में कामयाब होते, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने उनसे कहा, आप कैसे माँ बाप है? आपकी बेटी जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, आपने उसे मार डाला। मैंने कभी अपने मम्मी पापा से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैंने उनसे कोई खास बातचीत नहीं की थी। सब अपने अपने तरीके से जिंदगी जी रहे थे। फिर भी मम्मी मुझे सीमा के पास नहीं जाने देती थीं। बस इतना कहती थीं कि वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मम्मी ही उसे खाना पीना देती थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन का बाहरी दुनिया से कोई संबंध ही नहीं बचा था। इस बार मैंने बिना किसी से कहे ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अब अपने इस फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि घर में मेरा समय नहीं कटता था। मुझे लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। घबराहट में मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। यह सुनकर वे बहुत परेशान हो गए। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूंगी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें मनाने की हर कोशिश की, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि मैं पढ़ाई का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं। मैं अपने हालात पर दुखी और गुस्से में थी। हम इतने बेबस थे कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी हम उस अपराधी को पहचान तक नहीं पाए थे। सीमा जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहां के स्टाफ ने ऐसे चुप्पी साध ली थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि आखिर सीमा ने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया। किसी ने उसकी कोई खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। मैंने पापा से कहा कि हमें उस स्कूल और टीचर्स पर केस करना चाहिए, लेकिन पापा ने गुस्से से मुझे डांटते हुए कहा कि अपनी जुबान बंद रखो, और यह भी कहा कि मैं उनकी मुश्किलें और न बढ़ाऊं। मुझे लगने लगा था जैसे वे मेरी छोटी बहन से ही नहीं, मुझसे भी नफरत करने लगे हैं। जबकि सीमा के साथ हुए हादसे में उसका कोई कसूर नहीं था। वह बेचारी अब भी बहुत तकलीफ में थी। मुझे कुछ दिनों से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मम्मी मेरा सिर दबाया करती थीं। मैं खुश थी कि वे अब भी मेरा ख्याल रखती है और उनके दिल में मेरे लिए प्यार है। मम्मी मेरे सिर और पैर दबाती और मैं सुकून से सो जाती। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठती, मम्मी मुझे एक गोली खिला देती और कहती कि इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, पर मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मैं सिर्फ सोती ही रहती थी। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी मेरे बदन में थकावट महसूस होती थी। मन करता था कि बस लेटी रहूं और सोती रहूं, जो शायद हालात की वजह से भी हो सकता था। मैं अपनी स्थिति से तंग आ गई थी। मैं सब कुछ भूलने लगी थी। मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैं कब सोती हूँ और कब उठती हूँ। ऐसा लगने लगा जैसे मैं सारा दिन सोई रहती हूँ और जब जागती थी तब भी नींद में ही महसूस करती थी। मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ बुरा हो चुका है, लेकिन अपनी तबीयत की सुस्ती की वजह से मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं पाती थी। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी नाकाम रहती थी। घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरी समझ से परे था। मैंने तय किया कि मम्मी पापा की नज़रों से बचकर कुछ कैमरे लगाऊंगी, ताकि पता चल सके कि मेरे सोने के बाद ये लोग क्या करते हैं। मुझे अपनी मम्मी पापा पर ही भरोसा नहीं रह गया था। मैंने अपने कमरे और उनके कमरे में कैमरे लगा दिए। अब मुझे बस सबूत का इंतजार था। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अपने माँ बाप ने मेरी छोटी बहन को जहर देकर मार दिया था और मुझे इसके बारे में पता तक नहीं चला। वे मुझे भी उसी तरह बेबस बना देना चाहते थे, ताकि मैं भी बाहरी दुनिया से ताल्लुक तोड़ दूं। मेरे माँ बाप से ऐसा जुल्म देखने की उम्मीद नहीं थी। वे अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया,
तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उसे मार दिया। वे मुझे भी खतरा समझते थे कि कहीं मैं भी उन्हें मुश्किल में न डाल दूं। इसीलिए वे मुझे नशे की गोलियां देते थे ताकि मैं सोती रहूं और उनके रास्ते में न आऊं। मैंने उनसे कहा, आप जैसे माँ बाप कहलाने लायक नहीं हो। आपने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की बजाय उसकी जान ले ली। मुझे भी मारने की कोशिश की। जब मैंने अपने माँ बाप का सामना किया तो वे घबरा गए और मुझे कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह से उनकी पकड़ से छूटकर घर से भाग गई। मुझे इस दुनिया में किसी का साथ नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं कुछ बनूंगी और अपनी बहन के अपराधियों को सजा दिलाऊंगी। मैंने रात के अंधेरे में अपने लिए रोशनी तलाशने की ठान ली। मैंने अपनी दोस्त निशा से संपर्क किया, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसने मुझे अपने घर बुलाया और पूरी कहानी सुनी। फिर उसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त राकेश से मुझे मिलवाया। राकेश ने मेरी पूरी बात सुनी और तुरंत अपने साथियों के साथ मेरे घर पर छापा मारा। मेरे माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश ने अपने बड़े अधिकारियों से बात की और उसी स्कूल पर भी रेड डाली जहां मेरी बहन काम करती थी। स्कूल के सभी आरोपी टीचर्स को जेल में डाल दिया गया और स्कूल को बंद कर दिया गया। मेरे माँ बाप को मेरी बहन की हत्या और मुझे मारने की कोशिश के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। अब काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन मैं उस घटना से पूरी तरह नहीं निकल पाई हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करें, ताकि और लोग भी इस तरह के जुर्म का शिकार ना हों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।